हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी किया था और चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो बेसिकली पढ़ा था उसके आगे अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, जो कूलम्स लॉ होता है इसमें जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। यहां पर F क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, Q क्या है आपका सोर्स चार्ज और Q नॉट क्या आपका टेस्ट चार्ज। और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि यहां पर एक कांस्टेंट है K, इसको बोला था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस फार्मूले में आपका जो फोर्स है, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, दिस इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो K है इसकी वैल्यू हम लोगों ने सॉल्व किया था। K की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो ये हो जाता है फॉर एयर। तो दिस इज फॉर मीडियम, F फॉर मीडियम। सो वी कैन राइट द सेम रिजल्ट फॉर एयर। तो F एयर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो एयर के केस में क्या हुआ, हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू हो गया 1, एयर या वैक्यूम के केस में। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि F मीडियम और F एयर में क्या फर्क है कि जो F आपका मीडियम वाला फार्मूला है, F मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाई K। तो इससे हमने आपको यह बताया था कि जो आपका फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। दो चार्जेस अगर एयर में रखे हैं तो फोर्स अलग होगा, दो चार्जेस अगर मीडियम में रखे हैं तो फोर्स अलग होगा। और हमने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। तो दिस इज अ वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग इस क्लास में कंटिन्यू कर रहे हैं कूलम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सिमिलरिटी क्या है और डिसिमिलरिटी क्या है। तो हमने पढ़ा न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ और दूसरा आपका है कूलम्स लॉ। तो न्यूटन्स लॉ हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा था, ग्रेविटेशन के लिए। कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स। तो अब हम सबसे पहले ये देखना चाहते हैं दोनों फोर्स का फार्मूला क्या है। न्यूटन्स लॉ का फोर्स फार्मूला है F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, और कूलम्स लॉ का फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो
अब इन दोनों फार्मूलों में हमें ये देखना है क्या सिमिलरिटी है और क्या डिसिमिलरिटी है। ओके, तो इस फार्मूले में अगर हम देखें तो यहां पे भी हमारा जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और यहां भी फोर्स हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। दोनों में ही ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, दोनों ही फोर्सेस 1/r² पर डिपेंड करते हैं। मतलब बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, दीज टू बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो दिस इज द फर्स्ट सिमिलरिटी बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर? अब अगर हम बात करें इन दोनों में और क्या क्या सिमिलरिटी है, तो कह सकते हैं दोनों के दोनों ही फोर्सेस, न्यूटन और कूलम्स दोनों ही फोर्सेस में क्या सिमिलरिटी है, इसको फिर से देखते हैं। ये मास पे डिपेंडेंट और ये चार्ज पे डिपेंडेंट है, एंड मास एंड चार्ज बोथ आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। ओके, और ये जो हमारा दोनों ही फोर्सेस हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्सेस हैं। कैसे हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्सेस हैं। क्लियर? दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स का मतलब अगर हमारा जो फोर्स है ये डिस्टेंस का फंक्शन हो और इसकी डायरेक्शन अलोंग द लाइन हो, तो दोनों ही हमारे सेंट्रल फोर्स हैं। और इसमें सिमिलरिटी क्या है? दोनों ही हमारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं। दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जैसा आप लोगों ने कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो अगर कोई भी फोर्स हमारा कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में फोर्स कैन बी expressed as conservative force can be expressed as negative gradient of potential energy. Conservative force can be expressed as negative gradient of potential energy. मतलब यहां पर आपका फोर्स है, U आपका पोटेंशियल एनर्जी है, और R आपका पोजीशन है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन जब न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे जेई के नीट के, तब आपको और डिटेल एक्सप्रेशन करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। तो फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फोर्सेस चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो या फिर ग्रेविटेशन हो, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। तो ये हमारी सिमिलरिटीज थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दोनों ही फोर्सेस में कुछ सिमिलरिटी, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स हैं, एक मास पे डिपेंडेंट है, दूसरा चार्ज पे डिपेंडेंट है। क्लियर? अब हम बात करते हैं इनमें डिसिमिलरिटीज का। ये तो हमारी सिमिलरिटीज थी, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिसिमिलरिटी। अगर हम इसमें डिसिमिलरिटी की बात करें, कूलम्स लॉ, न्यूटन एंड कूलम्स, सो न्यूटन्स लॉ और हम अगर कूलम्स लॉ के बारे में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अब हमारा एम है दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है। अगर हम बात डिसिमिलरिटी की कर रहे हैं, दोनों में डिसिमिलरिटीज क्या क्या है,
तो डिसिमिलरिटी हम लोगों ने जो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है यहां पे न्यूटन्स लॉ में क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और कूलम्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो सिमिलरिटीज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब डिसिमिलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए डिसिमिलरिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एक जो टर्म यूज हुआ है इसमें G लिखा हुआ है एक टर्म, और यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है K। तो जो हमारा टर्म हमारा G है, दिस G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। और यहां पर आपका जो टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, बट यहां पर जो टर्म k लिखा हुआ है दिस इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों मेजर डिफरेंस क्या है कि ये जो हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है और ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? क्योंकि जो कैपिटल जी है वो सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। मतलब अगर हमारे पास दो मासेस हैं और दोनों मासेस एयर में रखे हैं या दोनों मासेस वाटर में रखे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर वो दोनों मासेस एयर या वाटर दोनों में रखे हुए हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स से फर्क नहीं पड़ेगा। मींस कहने का ये हुआ कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक मास m1 है और दूसरा मास m2 है, m1 और m2 हमारे दो मासेस हैं, तो ये हमारा मास 1 और मास 2 इनके बीच का डिस्टेंस r है, ये हमारे रखे हुए हैं एयर में। ठीक है? तो यहां पर हमारे पास एक चार्ज q1 है, एक चार्ज q2 है, डिस्टेंस इनके बीच की r है और ये दोनों ही एयर में रखे हुए हैं। ठीक? तो अगर यहां पर हमारा इसी चार्जेस को एयर के बजाय अगर हम इसको वाटर से रिप्लेस कर दें, यहां पे अगर हम एयर के बजाय वाटर से रिप्लेस कर दें जो बीच का मीडियम है, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में F एयर एंड F वाटर सेम ही रहेगा। किस केस में? न्यूटन वाले केस में, ग्रेविटेशन केस में। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, जो आपका F वाटर है वो आपका F एयर अपान वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब यहां पर F वाटर और F एयर सेम नहीं रहेगा, नॉट F वाटर इक्वल टू F एयर। क्लियर? तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो हमारा कोलंबियन फोर्स है वो हमारा किस पे डिपेंडेंट है? मीडियम डिपेंडेंट है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा मीडियम डिपेंडेंट नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा डिसिमिलरिटी है। और भी अगर हम डिसिमिलरिटी की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, F ग्रेविटेशनल, इसका जो रेशियो होता है रफली 10⁻40 होता है। मतलब ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हम फोर्स कंपेयर कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कर रहे हैं या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में कर रहे हैं। तो जस्ट मैंने एक रफ ऑर्डर लिखा है। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो ग्रेटर देन F ग्रेविटेशनल। इसको हम सिंपली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। हम लोग दो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का हमें मास पता है, इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता है और उसको हम r डिस्टेंस पे रख लें तो हम F इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल सकते हैं, F ग्रेविटेशनल निकाल सकते हैं और दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल
ये एक ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। मान लिया हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसका मास भी होगा और उस पर चार्ज भी होगा और उसका सेपरेशन कितना है, आर है। तो इस कंडीशन में हम बात करें व्हाट इज एफ ग्रेविटेशनल, तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिखेंगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक मान लियो एयर पे रखे हुए हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां पर आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, यहां पे कैपिटल जी वैल्यू यूज करेंगे एम केस में 6.67 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेट अस से 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अगेन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 डिवाइडेड बाई सेपरेशन आर। दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हमारे पास सेम इलेक्ट्रॉन लिया मैंने और उसी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट किया, तो रफली अगर हम कैलकुलेट करें, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है पे निकाल रहे हैं या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर निकाल रहे हैं या फिर हम प्रोटॉन प्रोटॉन। तो ये जो रेशियो आता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और एफ ग्रेविटेशन का, इसका जो ऑर्डर आता है नॉर्मली अगर हम बात करें एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ ग्रेविटेशन, दिस इज ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 37 टू 10 की पावर 43। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंस इसलिए आता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन ले रहे हैं, उसके साथ थोड़ा बहुत वेरिएशन है। बट इससे ये बात तो क्लियर हो गया साफ साफ कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होती है, ज्यादा होती है। ये मेरा जो कहने का मेन एम ये था। तो दिस इज द सेकेंड डिसिमिलरिटी। ओके, अब हम लोग न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ को कंपेयर कर चुके हैं, सिमिलरिटी पता हो गया, डिसिमिलरिटीज पता हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात यह समझाना है हमको कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या फिर कूलम्स लॉ, दोनों ही स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही करेक्ट है, फोर्सेस का फॉर्मूला। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका सेंटर पे हम चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते हैं, पॉइंट मास कंसीडर नहीं कर सकते, पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशंस में भी हम कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, बट ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं और इस एग्जांपल की हेल्प से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। So our main motto is Coulomb's law or Newton's law are valid for spherically symmetric mass or charge, means Coulomb's law for charge, Newton's law for mass। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम आपके सामने एक एग्जांपल्स लेंगे और इस एग्जांपल में क्या करते हैं कि मान लिया हमारे पास एक चार्ज है कैपिटल क्यू,
ये चार्ज है कैपिटल Q, और इससे d डिस्टेंस पर, मतलब इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो जिसके पास कुछ लेंथ है। मान लीजिए इसकी लेंथ है L, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, Q है। तो हमारा क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसका चार्ज कैपिटल Q है, और एक हमारे पास रॉड है या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे L लेंथ पे चार्ज कितना है, स्मॉल q है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा। तो साफ सी बात है, ये तो हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, और वी कैन से यहां पर हमारा स्फेरिकल सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, बट दिस इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट स्फेरिकली सिमेट्रिक। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कूलम्स लॉ लगा सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम कूलम्स लॉ कैसे यूज कर सकते हैं, यह हमें देखना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करना है तो हमें इसमें छोटा सा चार्ज लेना पड़ेगा। तो मतलब हमको इसमें छोटा से लेंथ पे एक चार्ज लेना पड़ेगा ताकि उसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकें। तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। तो बट उसके पहले हम समझना चाहते हैं कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ओके, तो हमारा टारगेट मेन ये क्वेश्चन है, बट इस पे हम थोड़ी देर के बाद आ रहे हैं। पहले हम चार्ज डेंसिटी समझना चाहेंगे। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, चार्ज डेंसिटी आपने मास डेंसिटी भी पढ़ा होगा 11th क्लास में। चार्ज डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑलमोस्ट द कंसेप्ट इज सेम। तो यहां हम क्या करते हैं, तीन तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एक हमारा होगा लेम्डा, दूसरा हमारा होगा सिग्मा, और तीसरा हमारा होगा रो। तो लेम्डा को बोलेंगे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिग्मा को क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और रो को बोलेंगे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेम्डा का नाम हमारा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन पहले है कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? 1 डायमेंशन के अलोंग है कि 2 डायमेंशन के अलोंग है कि 3 डायमेंशन के अलोंग है? मान लिया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर मान लिया चार्ज पूरा किसी सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 2 डायमेंशनल तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग 3 डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स, अगर हम बात करें लीनियर चार्ज डेंसिटी की, देन इट इज लेम्डा। तो दिस लेम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, दिस सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, एंड रो इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम कैलकुलस की लैंग्वेज में यूज करें कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज है और कोई एक लेंथ है तो Q अपॉन L कर दिया हमने चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर हम बोले कि मान लीजिए हमारे पास लाइन है और ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन का जो लेंथ है वो dl है और इस पे जो चार्ज
डिस्ट्रीब्यूटेड है टोटल, वो dq है। मतलब हमारे पास एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन है मान लीजिए, तो हमने क्या किया, इसमें छोटा सा एक पोर्शन ले लिया लाइक दिस। तो इस पोर्शन पे चार्ज कितना लिया मैंने, dq, और इसका लेंथ कितना ले लिया, dl। क्लियर? तो इस कंडीशन में हमारा जो चार्ज डेंसिटी है लेमडा इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dl। तो अगर यही डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 2 डायमेंशन में होता, मान ली कोई हमारा 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता, तो जो हमारा सिग्मा है वो हो जाता dq अपॉन dA। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन मान ली 3 डायमेंशन में होता, कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता और उसमें हमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेना होता छोटा सा पोर्शन, तो उस कंडीशन में हमारा रो इज इक्वल टू हो जाता dq अपॉन dB। तो यहां पर ये बात तो आपकी क्लियर हो गई कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो 3 तरीके का हो सकता है, अलोंग द लेंथ, अलोंग द एरिया, अलोंग द वॉल्यूम। क्लियर हुआ? तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करें, अगर हमारा कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लेंथ है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, अलोंग द सरफेस एरिया, एरिया है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अलोंग द वॉल्यूम है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दिस इज क्लियर? तो आप इस कंसेप्ट का यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट कूलम पर मीटर, तो इसका अगर यूनिट के बारे में बात करें तो कूलम पर मीटर। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, चार्ज डेंसिटी अगर यहां बात करें तो दिस यूनिट इज कूलम पर मीटर, या यहां पे क्या कर सकते हैं, कूलम पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट, और यहां पे क्या कर सकते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, तो दिस इज यूनिट। तो अब इसी कंसेप्ट को हम यूज करने के हम प्रॉब्लम को कंसीडर कर रहे हैं जो हमने बीच में छोड़ा था। तो फिर से हम उसी प्रॉब्लम बैक कर रहे हैं। हमारे पास एक मास है या चार्ज है, दोनों ही कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम है। मान लिया एक चार्ज है, यह हमारा चार्ज है कैपिटल Q, ये हमारे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज है, और इसके सेंटर से d डिस्टेंस पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो लीनियर ऑब्जेक्ट है, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, और इसका चार्ज Q है, और इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, L है। हमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट ऑलरेडी मैं बता चुका ये हमारा स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो डायरेक्टली हमारा कूलम्स लॉ अप्लाइड नहीं हो पाएगा। या इसी तरीके से प्रॉब्लम कर सकते हैं, एक मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में हम क्या करेंगे, ऐसे प्रॉब्लम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पोर्शन ले लिया मैंने, आई हैव कंसिडर ए पोर्शन, तो मैंने इसमें क्या लिया, एक पोर्शन ले लिया। मान ली ये पोर्शन लिया, इसका चार्ज कितना ले लिया, dq, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसकी लेंथ मैंने कितना ले लिया, dx, स्मॉल डिस्टेंस, और इसकी इस स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस लिया मैंने वो x लिया। तो x कैसा है, x हमारा एक वेरिएबल है, और x की वैल्यू कहां से कहा जा सकती है, x कम से कम यहां आ सकता है। इसका मतलब जो हमारा x वेरिएबल है, जो भी हम x वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इस x की वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है भाई, x कम से कम यहां हो सकता है और अधिक से अधिक यहां हो सकता है। तो अगर यहां पर x का ले बात एलिमेंट ले, दिस इज द चार्ज एलिमेंट, तो अगर यहां पर x है तो उस कंडीशन में x की वैल्यू कहां क्या हो सकती है, तो x की वैल्यू आपका, अगर यहां पर चार्ज है, एलिमेंट है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, d, और अगर यहां पर ले लें तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, d प्लस l। तो इसका मतलब कि जो x की जो वैल्यू है, जो x में वेरिएशन है, कम से कम x की वैल्यू d हो सकती है, और अधिक से अधिक x की वैल्यू कितना हो सकता है, d प्लस l।
तो हम इसमें अब हमने एक छोटा, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम को इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया कि एक चार्ज हमारे पास ये है, एक चार्ज हमारे पास ये है, ये हमारा चार्ज है कैपिटल Q, और इसके सामने एक छोटा सा चार्ज हमारे पास और है, दूसरा चार्ज कितना है dq, और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है x है। क्लियर। और अब हम दोनों के, हमारे पास दोनों ही स्मॉल चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो dF इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q dq अपॉन x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, दिस इज स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। फोर्स बिटवीन व्हाट, फोर्स बिटवीन चार्ज Q एंड dq। तो अगर मैं छोटा सा चार्ज, पता लग गया कि छोटा सा चार्ज, उसके थोड़ा सा फोर्स निकल आया, तो अगर मैं टोटल फोर्स निकालना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर। टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेट, अगर मैं टोटल फोर्स निकालना है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टोटल फोर्स। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स की वैल्यू है, अगर हम बात करें F कितना होगा टोटल फोर्स, F इक्वल टू, आई हैव टू इंटीग्रेट इट, टोटल इंटीग्रेशन, फोर्स की वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q dq अपॉन x स्क्वायर। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि x की क्या क्या वैल्यू है, x की कम से कम वैल्यू है d, x की वैल्यू कम से कम कितनी है, x की कम से कम वैल्यू d, अधिक से अधिक d प्लस एल, बिकॉज ये जो हमारा है x वेरी कर सकता है d यहां से यहां तक। तो मीन्स अगर हम इसको लिमिट की बात करें तो x की लिमिट कितनी हो सकती है, जो हमारी x की लिमिट आ रही है, मिनिमम कितना है x की वैल्यू d, और मैक्सिमम कितना x की वैल्यू d प्लस एल। ओके, तो दिस इज द मेन स्टेप। अब देखिए कि हमारा डिस्टेंस में क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, और हमने आपको एक चीज और बताया था कि जो dq होता है वो चार्ज है, dq कितने लेंथ का चार्ज है dx, तो चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, चार्ज डेंसिटी जो हमारा लेमडा है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा dq बाई dx। तो यहां से हम dq को क्या लिख सकते हैं, dq को हम लिख सकते हैं लेमडा इंटू dx। तो dq की वैल्यू कितना हो गया, लेमडा इंटू dx। दिस इज क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू हमारे पास dq की है, इस dq की वैल्यू को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना चाहते हैं। तो अब इस सिचुएशन में हमारा जो फोर्स है उसकी वैल्यू क्या हुआ, फोर्स की वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q dq मीन्स लेमडा dx अपॉन x स्क्वायर एंड लिमिट x d टू d प्लस एल, दिस इज द लिमिट। और हमें यह भी पता है कि जो चार्ज डेंसिटी है dq अपॉन dx होता है, बट चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो टोटल चार्ज कितना है हमारे पास q, और टोटल लेंथ कितना है l। तो हम लोग लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, q अपॉन l। तो ये स्टेप क्या हो गया आगे, इंटीग्रल x की लिमिट d से d प्लस एल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, and in the place of lambda what we can write, lambda equal to q upon l। तो lambda की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, q upon l, and dx upon वेरिएबल x स्क्वायर। तो मीन्स हमारा जो फोर्स का फार्मूला है, फोर्स के इस फार्मूले में यह देखना है कि हमारा जो वेरिएबल है वो क्या है। इस फॉर्मूले में सिर्फ x वेरिएबल है, x स्क्वायर में,
बाकी सब कांस्टेंट है तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L इंटीग्रेशन 1/x² dx d2 d प्लस L। तो जहां तक मैं जानता हूं कि ये क्लास 12th बैच है, 12th स्टूडेंट है, उनको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का आइडिया होगा ही। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो बट हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो यहां पे हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला है क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई L x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 and we have to use limit. This is clear? Limit we can use d plus L. Okay, so because you can also say this is what, this is actually 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon L इंटीग्रल x की पावर -2 dx, क्योंकि इस पावर को हम ऊपर ले जा रहे हैं। ओके, दिस इज x की पावर -2। ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 इज दिस। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आया, इसको अगर आगे हम बढ़ाएं तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आया जो फोर्स की वैल्यू है, आपका फोर्स कितना आया, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई L एंड दिस इज व्हाट, x की पावर -1 मीन्स 1/x और दिस इज माइनस साइन, -1/x लिमिट d2 d प्लस L। क्लियर? सो अब हमारे पास सिर्फ मैथमेटिक्स बची है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q बाई L। माइनस साइन है, हम लोग क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या कर सकते हैं इसको, -1/x के प्लेस पे d प्लस L -1/x के प्लेस पे d, और ये हमारा माइनस और एक माइनस साइन और होगा। क्लियर? तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और तो क्या हो गया हमारा फोर्स की वैल्यू हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q अपॉन L, दिस इज व्हाट, -1/d plus L and minus plus 1/d. Clear? So we can further simplify it. F equal to F equal to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q upon L, this is what, you can also write 1/d minus 1/d plus L. तो दिस इज द आंसर, बट मैं थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना चाहता हूं ताकि हम लोग एक्सट्रीम केस लगा सकें। सो F इक्वल टू 1/4 पाई epsilon naught capital Q small q upon L. If I will take LCM d and d plus L, then what will be, this is d, so answer is d plus L minus d.
So this D and D is cancelled. So what is your answer? Your answer is F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q upon L, and this is what? L divided by D into D plus L. So I have done each and every steps. So finally, what is your answer? F equal to L, and L again cancelled because these two are same, cancel. So F equal to what? F comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught capital Q small q upon D into D plus L. So now just see, in this result the formula of force is not 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, but dimensions are the same because D and D dimension are same. अब हम क्या कर सकते हैं कि इस फॉर्मूले में अगर हम D को कॉमन ले लें, थोड़ा हम एक्सट्रीम केस लगाना चाहते हैं कि पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होगा। सो इस फॉर्मूले में हम क्या करें, अगर इसी फॉर्मूले में हम D बाहर ले लें तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, सेम फॉर्मूले को इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपान D कॉमन ले लिया तो यहां क्या हो गया D स्क्वायर, और यहां क्या हो गया 1 प्लस L अपान D। ओके, अब फिजिक्स क्या लगाना चाहते हैं, फिर से हम बैक कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में। हमारे पास एक चार्ज था कैपिटल Q और इससे D डिस्टेंस पर एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जिसका चार्ज Q था और लेंथ L था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज हो, मतलब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है ये स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, मतलब D इज वेरी वेरी हायर देन लार्जर देन L, तो इस कंडीशन में आपका L अपान D क्या होगा, दिस इज वेरी 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 लेस देन 1, बहुत छोटा हो जाएगा 1 के कंपैरिजन में। तो मतलब हम क्या कर सकते हैं कि L अपान D ये जो टर्म है इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत स्मॉल है, इसलिए हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, L अपान D को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो उस सिचुएशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, अंडर दिस सिचुएशन हमारा जो फोर्स का फार्मूला आएगा क्या बनेगा, जो फोर्स का फार्मूला हमारा आएगा वो बनेगा, इस सिचुएशन में फोर्स का फार्मूला आएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी कैपिटल Q स्मॉल q अपान D स्क्वायर। तो अगर आपने इस फॉर्मूले को देखा है तो आप इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, F इक्वल टू क्या आ रहा है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपान D स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है कि दो ऑब्जेक्ट यहां पर कैपिटल Q होना चाहिए, दो ऑब्जेक्ट अगर कैपिटल Q और स्मॉल q जो चार्ज हैं अगर बहुत लार्ज डिस्टेंसेस पर रखे हों तो उस सिचुएशन में वी कैन एज्यूम दैट कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल। बट अगर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पे नहीं है तो भी हम कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन में हमको इंटीग्रेशन मेथड्स को यूज करना पड़ेगा। ओके, तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड वी कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमारा ओवरऑल कंक्लूजन ये था आज की क्लास का कि जो हमारा कूलम्स लॉ है या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए ही लग सकता है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्फेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम कैलकुलस लगा सकते हैं, इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, चार्ज डेंसिटी का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं, स्मॉल चार्जेस में ब्रेक कर सकते हैं और फिर हम कूलम्स लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और उसको हम फिर छोटे से अमाउंट आप चार्ज की जगह की वजह से फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उस टोटल फोर्स को क्या करेंगे,
इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल फोर्स मिल जाएगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ और कूलम्स लॉ में कंपैरिजन किया और बताया कि कूलम्स लॉ या न्यूटन्स लॉ कब वैलिड है, किस सिचुएशन में वर्क कर सकता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में डिसिमिलरिटी क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और अगर एक से अधिक चार्जेस हमारे हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में बात करेंगे, कैसे हमारा कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है वेरियस चार्जेस केस में, मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का अगर एक से अधिक चार्जेस प्रेजेंट है तो। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।